हम लोगों का जो बायोलॉजी में चैप्टर चल रहा था सेल, उसका ये आखिरी टॉपिक है और बस ये चैप्टर हो गया ओवर। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन प्रोसेस इन अ सेल। कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे सेल्स होते हैं, इनके अंदर में ऑस्मोसिस प्रोसेस और डिफ्यूजन प्रोसेस किस तरीके से होती है। ठीक है, कैसा है, जब तुम 9th क्लास में आए, तुमने केमिस्ट्री का या फिर मैं कहूँ ऐसा साइंस का पहला पहला चैप्टर पढ़ा, तो उस पहले पहले चैप्टर में आप लोगों को एक डिफ्यूजन नामक प्रोसेस के बारे में पढ़ाया गया होगा, है ना। तो वहाँ पे ऑलरेडी आप जानते हो कि डिफ्यूजन किसे कहते हैं। ये डिफ्यूजन तुम्हारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है। लेट्स से अगर भूल गए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, वाली चीज़ कैसा है अपनी रेडी कर लेना। बट अभी क्योंकि सिलेबस में हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि तुमको करके ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन वाला जो ये पार्ट है, सेल में जो ये डिफ्यूजन वाला पार्ट है, ये ऑलरेडी पुरानी क्लासेस में आपने पढ़कर रखा हुआ है। ठीक है, आज हम लोगों को बेसिकली ऑस्मोसिस पढ़ना है, बट साइड बाय साइड थोड़ा सा डिफ्यूजन ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। अभी देखो होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है ना, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, ये इसे मान के चलते हैं कि ये ब्लड है। इस ब्लड के पास सब कुछ होता है। इस ब्लड के पास ऑक्सीजन होता है, इस ब्लड के पास फूड होता है, इस ब्लड के पास वेस्ट प्रोडक्ट होता है, सब कुछ होता है इस ब्लड के पास। और मान लो ये एक सेल है। ठीक है, मान लो ये एक सेल है। तो होता कैसा है कि इस ब्लड के पास मान के चलते हैं O2 गैस है। अगर तुम ब्रीथ इन करोगे, मतलब अंदर सांस लोगे, हाँ, तो सारी की सारी ऑक्सीजन तुम्हारी बॉडी के अंदर आ जाएगी, है ना। अगर तुम सांस लोगे तो सारी की सारी ऑक्सीजन तुम्हारी बॉडी के अंदर आ जाएगी। बराबर सही कह रही हूँ मैं। तो तुम्हारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, राइट। तुम्हारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि हमारा जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की, जो कि एक गैस है, इसकी कंसंट्रेशन बोलो कैसी है, हाई। कंसंट्रेशन मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो कि क्वांटिटी उसकी हाई है। अब जो तुम्हारी बॉडी के अंदर का सेल होता है, अब जैसा कि हम लोगों ने बात की कि अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग प्रकार के फंक्शन करते हैं, उन्हें फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो सेल के अंदर कंटिन्यूस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और उस ऑक्सीजन को वो लोग कंटिन्यूस, वो लोग क्या करते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो सेल जो होता है बॉडी के अंदर, वैसे तो बहुत सारे सेल्स हैं, बट जो सेल होता है उसके अंदर में O2 का जो कंसंट्रेशन होता है वो कैसा होता है, लो होता है। O2 का कंसंट्रेशन बोलो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सेल के अंदर अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कंटिन्यूसली ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं। सिंपल है। अच्छा चलो ठीक है। अब जब सेल के अंदर कंटिन्यूसली ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो मतलब अगर ऑक्सीजन को आप यूज़ कर रहे हो, तो ऑक्सीजन को तो भले ही आप यूज़ करते जाते हो, लेकिन एट द सेम टाइम सेल के अंदर CO2 फॉर्म होता रहता है। मतलब ये चीज़ कुछ ऐसी है कि O2 को यूज़ कर रहे हो और CO2 को जनरेट कर रहे हो। जैसे आपने छोटे कक्षा में बचपन में ये चीज़ पढ़ी होगी क्या, कि जब भी हमको कंबशन करना होता है, किसी भी चीज़ को जलाना होता है, तो जलाने के लिए क्या नेसेसरी होता है, ऑक्सीजन। अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो आप चीज़ों को जला सकते हो बहुत ही आसानी से, है ना, अगर ऑक्सीजन है तो, राइट। तो ये उसी तरीके से है कि अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपको O2 होना, ठीक है। O2 बल्कि एनर्जी प्रोड्यूस करना इज ऑल्सो लाइक अ कंबशन, या 10th में पढ़ोगे। खैर, जब आप किसी भी चीज़ को जलाते हो तो देखना उसके अंदर से CO2 गैस बाहर आती है। अगर वो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन का है तो, और जनरली मैं मान के चल रही हूँ
कि आप कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन वाला ही लिए हो जिसको जलाने से CO2 जनरेट हो रहा है। तो वैसे ही हमारे सेल के अंदर हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए बोलो आपने क्या किया, एनर्जी के लिए आप लोगों ने जो वो आपका बॉडी के अंदर में जो O2 है, उस पर्टिकुलर O2 को आपने क्या किया है, यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और उसके बदले में CO2 पैदा होते जा रहा है। तो सेल के अंदर अभी O2 का अमाउंट कम है, CO2 का अमाउंट ज़्यादा है। और जो ब्लड है ना, ब्लड, अब क्योंकि मैंने ब्रीथ इन किया है ना, हम लोग कंटिन्यूसली सांस लेते रहते हैं, तो कंटिन्यूसली हमारे ब्लड के अंदर जो है O2 उसकी कंसंट्रेशन कैसी रहती है, हाई रहती है। O2 की कंसंट्रेशन कैसी रहती है, हाई रहती है। एंड ऑब्वियस है CO2 की कंसंट्रेशन कैसी रहती होगी, लो, क्योंकि हम तो ब्रीथ इन कर रहे हैं ना, और जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या जाती है, O2 जाती है। ठीक है। अब डिफ्यूजन इज़ अ प्रोसेस विच इज़ मेनली कंसर्न्ड विद द गैस। ऐसा नहीं है कि डिफ्यूजन आपके सॉलिड में नहीं होती, ठीक है, कि डिफ्यूजन आप लोगों के लिक्विड में नहीं होती, ऐसा नहीं है। आपने फर्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री के पढ़ा होगा, है ना, जिसमें अपन किसी बोर्ड में लिख देते हैं, चाहे चॉक से लिख दो, मार्कर से लिख दो, और अगर उसको बहुत दिनों तक अगर आप रब नहीं करते हैं तो देखना उसके कुछ मार्क्स रह जाते हैं बोर्ड में। दैट इज डिफ्यूजन इन केस ऑफ सॉलिड, बट इन केस ऑफ सॉलिड डिफ्यूजन इज वेरी 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 स्लो प्रोसेस। लिक्विड्स में भी डिफ्यूजन होती है, बट डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा स्पीडी प्रोसेस बन जाती है अगर हम किसकी बातचीत करें, अगर हम गैसेस की बातचीत करें तो। और O2 भी एक गैस है, CO2 भी एक गैस है। तो हो कैसा रहा है कि ब्लड में O2 की कंसंट्रेशन हाई है और सेल के अंदर O2 की कंसंट्रेशन लो है। तो बेसिकली डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ की तरफ होती है, बताओ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी है वहाँ से चीज़ें निकल निकल कर कहाँ जाना शुरू कर देंगी, जहाँ पे क्वांटिटी बोलो कैसी है, कम है, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। एम आई राइट? तो ऐसे केस में अभी आपको भी साफ साफ दिख रहा है कि जो आपकी ब्लड है, ब्लड के अंदर O2 का कंसंट्रेशन हाई है और सेल के अंदर क्या है, O2 का कंसंट्रेशन कम है। तो इस तरीके से ब्लड से निकलकर O2 कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर। ठीक है। तो मतलब अगर आपका सेल कंटिन्यूसली O2 को यूज़ भी कर रहा है फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ तो कोई दिक्कत नहीं है, O2 उसको मिलता जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप ब्रीथ इन करते जाओगे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में O2 आता जाएगा, जैसे जैसे ब्लड में O2 आता जाएगा वो डिफ्यूजन के वाया सेल के अंदर देता जाएगा, नो इश्यूज़। तो ऐसा नहीं होता है कि सेल के पास कभी O2 की कमी हो गई। सेल के पास O2 की कमी एक ही तरीके से हो सकती है जब ब्लड के पास O2 ना हो। अगर ब्लड के पास नहीं होगा तो यार सेल के पास कैसे जाएगा फिर, राइट? अच्छा, ब्लड के पास क्यों नहीं हो सकता? अब देखो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मान लो तुम बहुत तेज तेज भाग रहे हो, खेल रहे हो, डरे हुए हो, है ना, घबरा रहे हो, रो रहे हो, बहुत तेज तेज हंस रहे हो। ऐसी सिचुएशंस जब तुम प्रॉपरली ब्रीथ इन नहीं कर रहे हो, बेसिकली अगर तुम सांस नहीं लोगे, इनहेल एक्सेल वाली प्रोसेस अगर तुम इनहेलेशन नहीं करोगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर यार O2 जाएगा कैसे? तो बॉडी के अंदर O2 तो नोज के थ्रू ही जाएगा ना। अगर तुम रोए जा रहे हो ऐसे करते हो तो इन दैट केस आप उस वक्त O2 को प्रॉपरली क्या नहीं कर रहे हो, इनहेल नहीं कर रहे हो। तो ब्लड में अगर O2 नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे सेल में भी नहीं होगा। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्टिकुलर जगह पर हो जहाँ की हवा में O2 बहुत कम है। जैसे मान लेते हैं तुम्हें किसी कमरे में बंद कर दिया गया, तो उस कमरे में जितनी भी ऑक्सीजन होगी उस ऑक्सीजन को तुम कंटिन्यूसली यूज़ करते जाओगे, है ना। कमरा बंद है, कोई खिड़की नहीं, कोई वेंटिलेटर नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं, मतलब जो उसके अंदर ऑक्सीजन है सो है। तो ऐसे केस में क्या होगा, तुम कंटिन्यूसली कमरे की ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हो, तो एक ऐसा पॉइंट तो आएगा ना जब कमरे की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाने वाली होगी या ऑक्सीजन कम होगी। तो देखो अगर ऑक्सीजन कम है या ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी इनहेल वगैरह में, फिर क्या करोगे?
सो देयरफॉर ये जो प्रोसेस होती है डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन प्रोसेस के वाया ब्लड से सेल के पास O2 जाना इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक ब्लड के पास O2 है तब वो सेल को अंदर देता रहेगा, ठीक है, और सेल उसको यूज़ करता रहेगा। बट द दिक्कत ये कि मैडम अगर सेल O2 को यूज़ करता रहेगा, ठीक है, तो वो बजाय मतलब रिटर्न में CO2 भी तो बनाता रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि O2 लेकर वो अपने पास स्टोर करके रख रहा है, वो उस O2 को यूज़ करता है सेल, और सेल O2 को यूज़ करने के बाद अंदर क्या करता है, CO2 जनरेट करता है। तो O2 आती जाएगी तो CO2 जनरेट होती जाएगी। और ध्यान रखना ये जो CO2 होता है ना, ये CO2 बेसिकली एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। देखो हम लोग भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करते हैं, बचपन से आपको पढ़ाया जाता है। और जो CO2 गैस होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, ये भी आपको बचपन से पढ़ाया जाता है। हम अपनी बॉडी के अंदर CO2 स्टोर करके नहीं रखते। CO2 इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस। अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी हमारे ब्लड के अंदर चली गई तो CO2 इज़ नॉट गुड इफ़ यू इनहेल इट, है ना, वो अच्छी बात नहीं है। फिर तो ऐसे में CO2 को सेल से निकालना है, तो CO2 भी एक गैस है। इस प्रोसेस के लिए भी हम लोगों को डिफ्यूजन काम आता है। तो डिफ्यूजन वाली प्रोसेस क्या बोलती है कि सेल के अंदर क्योंकि ज़्यादा CO2 है और ब्लड के अंदर कम CO2 है, तो अब एक्चुअली में मूवमेंट होने लगता है कहाँ से कहाँ तक, आपका CO2 ज़्यादा से कम CO2 की तरफ मूवमेंट होने लगता है, और सेल के अंदर से CO2 निकल के ब्लड में चली जाती है। और जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो हम लोगों की नोज़ होती है वो 2 प्रोसेस करती है, एक को हम लोग कहते हैं इनहेलेशन, जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग हमारी बॉडी के अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और दूसरी प्रोसेस को कहते हैं एक्सहेलेशन, जिस प्रोसेस के वाया आपके ब्लड के अंदर जो भी CO2 इकट्ठा हुआ है उस इकट्ठे CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, याद आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से सो देयरफॉर डिफ्यूजन इज वेरी नेसेसरी, ठीक है, वेरी 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 नेसेसरी। बस इतना याद रखो, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये प्रोसेस चलती है। ऐसा नहीं है कि डिफ्यूजन सिर्फ गैसेस में होती है, हाँ, बट सबसे फास्ट ही किस में होती है, गैस में होती है, इसमें मुझको कोई डाउट नहीं है ना। डिफ्यूजन आपने केमिस्ट्री का या फिर मैं कहूँ 9th के सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर में भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। और मैं तुम्हें एक और बार बताती हूँ कि एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म का नाम आपने बिल्कुल सुना है। इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं अमीबा, है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जानते होंगे इसके बारे में। तो ये जो अमीबा नामक आपका ये ऑर्गेनिज्म है, इसके पास कोई नोज़ ही नहीं होती। जैसे डॉग के पास नोज़ होती है, काऊ के पास नोज़ होती है, हमारे पास नोज़ होती है, कॉकरोच के पास खैर नोज़ नहीं होती बट कॉकरोच के पास कुछ और होता है, फिश के पास नोज़ नहीं होती बट फिश के पास कुछ और होता है। अमीबा इतना सिंपल ऑर्गेनिज्म है। देखो पहली बात तो ये एक यूनिसेलुलर है, सिंपल छोड़ो, इसके पास तो ऑर्गन्स ही नहीं होते, टिश्यूज नहीं हो सकते, ऑर्गन कहाँ से होंगे यार। तो इतने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इसको भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो जैसे हम लोग हमारे अंदर ऑक्सीजन हमारी नोज़ के वाया लेके जाते हैं, फिश अपने अंदर ऑक्सीजन गिल्स के वाया लेके जाती है, अमीबा क्या करता है, अगर इसको O2 को इनहेल करना है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं इसको अगर CO2 को इसे एक्सेल करना है, तो ये CO2 को इनहेल करने के लिए या फिर CO2 को एक्सेल करने के लिए ये पता है क्या करता है, ये बेसिकली इसी सिस्टम को डायरेक्टली यूज़ करता है, ठीक है। डायरेक्टली मतलब क्या होता है कि अमीबा की जो बॉडी होती है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो इतनी थिन होती है कि उससे आराम से ऑक्सीजन अंदर जा सकता है और आराम से CO2 क्या आ सकता है बाहर, ठीक है। यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस को रेस्पिरेशन पर्पस के लिए, रेस्पिरेशन का मतलब होता है यही ऑक्सीजन वगैरह को अंदर लेना और एनर्जी क्रिएट करने के लिए यूज़ करना। तो इस रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस के लिए आपका जो अमीबा है ये डायरेक्टली क्या करता है, डिफ्यूजन को बोलो क्या करता है, यूज़ करता है। हम नहीं कर सकते। अगर तुम्हें लगेगा मैडम हमारे पास भी स्किन है, हमारी स्किन से डायरेक्टली O2 अंदर क्यों नहीं चली जाती, मैडम हमारे पास भी स्किन है तो हमारी स्किन से CO2 बाहर क्यों नहीं आ जाती,
तो देखो ये वाली चीज़ हमारी बॉडी में कारगर नहीं है। क्यों कारगर नहीं है, वी विल डिस्कस इट इन क्लास 10th, ठीक है। बट राइट नाउ क्लास 9th में आपको डिफ्यूजन के बारे में इतना ही था बायोलॉजी में। अब बात आती है कि मैडम डिफ्यूजन तो ऑलरेडी केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं, इस ऑस्मोसिस के बारे में आपका क्या कहना। तो देखो ऑस्मोसिस के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल तो खैर अभी 9th में नहीं है, बट हाँ बेसिक लेवल पे ऑस्मोसिस क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी है। केमिस्ट्री में 12th क्लास में एक चैप्टर आता है सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, वहाँ पर ऑस्मोसिस काफ़ी डिटेल में होता है, बल्कि वहाँ पे कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं। बट बायोलॉजी में ऑस्मोसिस 9th क्लास में फ़िलहाल इतना ही है जितना हम लोग अभी आज पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो ऑस्मोसिस को हम लोगों को समझना है कि आखिर ऑस्मोसिस क्या है। तो देखो बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि ऑस्मोसिस इज़ सिमिलर टू डिफ्यूजन। जो आपकी डिफ्यूजन वाली प्रोसेस है, इस डिफ्यूजन से बोलो ये क्या होता है, सिमिलर। देखो सिमिलर का मतलब होता है उसके जैसा, एग्जैक्टली वैसा नहीं होता। अगर तुम बोलोगे कि मैडम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस सेम चीज़ है, तो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आप काफ़ी हद तक ये बोल सकते हो कि हाँ ठीक है दोनों का सेम है, सिमिलर है काफ़ी, बट आप ये नहीं बोल सकते ना कि दोनों एग्जैक्टली सेम है, दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है। देखो ऑस्मोसिस के लिए चाहिए क्या होता है, ऑस्मोसिस के लिए हमें सल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सल्यूशन। सल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो दो लोगों से मिलकर बनी है। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा होगा ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट, एग्जैक्टली हाँ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर सॉल्यूशन बनाते हैं, बस मैं उसी चीज़ की बात कर रही हूँ। हमें यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए होती, मतलब बेसिकली हमको सॉल्यूशन चाहिए होता है। सॉल्यूशन बनता है दो चीज़ों से, एक चाहिए होता है उसको सॉल्यूट और एक चाहिए होता है उसको सॉल्वेंट। अभी मैं यहाँ पे ये नहीं सिखा रही हूँ कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये ऑलरेडी केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में आपको सिखाया गया है, तो ऑब्वियस है कि रिपीट करने का भी कोई सेंस नहीं बनता, तो इसीलिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ। केमिस्ट्री में चैप्टर 2 में ये चीज़ सिखाई है मैंने। तो यानी कि अगर कोई मुझसे कहे कि मैम ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, कि आप अगर ऐसा कहना चाह रही हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर हम दोनों को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, इज इट ट्रू और फॉल्स, तो मैं उसको कहूँगी हाँ भाई ये ट्रू है, ठीक है। मैं उसको यही कहूँगी हाँ भाई ये ट्रू है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अगर आप मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा आप लोगों के पास, सॉल्यूशन। क्या बनेगा आपके पास, सॉल्यूशन। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑस्मोसिस में देखो होता क्या है कि मूवमेंट तो होता है, जैसे डिफ्यूजन में भी तो देखो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स का मूवमेंट तो होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक। तो यहाँ पे भी जो ये ऑस्मोसिस है, यहाँ पे भी मूवमेंट होता है, लेकिन द पॉइंट इज यहाँ पे मूवमेंट होता किसका है, तो यहाँ पे मूवमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का। और आपकी जो 9th क्लास की किताब है ना, आपकी 9th क्लास की किताब के अंदर सॉल्वेंट का मतलब होता है वाटर, ठीक है। आपकी 9th क्लास में जो एग्जाम्पल्स लिए गए हैं वो लिए गए हैं कि सॉल्वेंट 9th क्लास की किताब में यूजुअली किसको लिया गया है, वाटर को लिया गया है। बट ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सॉल्वेंट से वाटर होता है। क्या कहा मैंने, आप क्लास 12th में जब जाओगे ना तब आपको ये चीज़ और डिटेल में रहेगी अलग अलग सॉल्वेंट्स के साथ। बट सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, बट हमारी 9th क्लास की बुक में आपको जगह जगह पे सॉल्वेंट के तौर पे क्या देखने को मिलेगा, वाटर। तो याद रखना यहाँ पे भी मूवमेंट होता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ होता है मैडम इसका मूवमेंट बताइए तो ज़रा। यहाँ पे भी इसका मूवमेंट होता है, कहाँ से, हाई से लेकर कहाँ की तरफ, लो की तरफ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स मूव नहीं करते, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझाती हूँ। मान के चलते हैं ये सॉल्यूशन नंबर ए है, ठीक है। मान के चलो ये सॉल्यूशन नंबर ए है। सॉल्यूशन नंबर ए में
मैं जो ये क्या कहते हैं येलो कलर के जो मैं डॉट्स बना रही हूँ, ये सॉल्यूट के डॉट्स है। किसके डॉट्स से बताओ? ये सॉल्यूट के डॉट्स है। ठीक है, मैं अभी लगे तो लिख भी दूंगी, ताकि जब तुम लोग रिवीजन कर रहे हो, कॉपी के नोट्स देख रहे हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है। और जो मैं ये रेड कलर के डॉट्स बना रही हूँ, मैं ये सॉल्वेंट के डॉट्स बना रही हूँ। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे येलो डॉट्स का मतलब क्या है? येलो डॉट्स का मतलब है सॉल्यूट, और वहाँ पे जो ये रेड डॉट्स हैं, इन रेड डॉट्स का मतलब क्या है आप लोगों के लिए? इन रेड डॉट्स का मतलब है सॉल्वेंट। ओके, ठीक है। अभी मेरा जो सोल्यूशन ए है, इस सोल्यूशन ए में मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि मेरे पास, मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे वर्ड पे फोकस करना, अज्यूम, अज्यूम, ठीक है, अज्यूम। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मेरे पास वो येलो वाले डॉट्स की क्वांटिटी, ठीक है, मेरे पास वो येलो वाले डॉट्स की क्वांटिटी कितनी है? 30, और जो बड़े बड़े रेड कलर के सॉल्वेंट के डॉट्स हैं उनकी क्वांटिटी है 10। ये मैंने अज्यूम किया है। ठीक है, ये मैंने क्या किया है? अज्यूम किया है। अच्छा, अगर तुम्हें गिनती करने पे 10 नहीं दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब हमने अज्यूम किया है। और जो राइट साइड है, राइट साइड वाली जगह को मैं अपना सोल्यूशन बी मान लेती हूँ, लेट से। वहाँ पे भी मैंने क्या किया? सॉल्वेंट लिया, सॉल्यूट लिया, ऐसा कुछ कर लिया। राइट साइड में अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, अगर मैं राइट साइड में क्वांटिटी की बात करूं, तो राइट साइड में जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट, ठीक है, उसकी क्वांटिटी मान लेते हैं 50। ठीक है, मान लेते हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है? 50, ज़्यादा है, मान के चलो। और जो सॉल्वेंट है उसकी क्वांटिटी है, बोलो कितनी? उसकी क्वांटिटी है, मान लो लेट्स से 3 पार्टिकल्स। वैसे तो 3 से ज़्यादा दिख रहे हैं, बट मान के चलो सिर्फ 3 पार्टिकल्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये प्रोसेस है ऑस्मोसिस, ये कहाँ से कहाँ की तरफ होगी? अब देखो, अगर एक स्टूडेंट सॉल्यूट की नज़र से देखता है तो वो बोलेगा मैडम सॉल्यूट के हिसाब से तो राइट साइड ज़्यादा है, लेफ्ट साइड कम है, तो देखिए ये फ्लो होना चाहिए राइट टू लेफ्ट। वो ऐसा बोलेगा, है ना, कम से मैडम ज़्यादा की तरफ। एक स्टूडेंट अगर सॉल्वेंट की नज़र से देखता है तो लेफ्ट साइड में सॉल्वेंट 10 है और राइट साइड में सॉल्वेंट 3 है, तो कम कहाँ है? राइट साइड में, तो उसके हिसाब से तो लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। अब कौन सही है? क्योंकि एक ही चीज़ हो सकती है ना, या तो लेफ्ट टू राइट हो सकती है या तो राइट टू लेफ्ट हो सकती है। अब कई महाज्ञानी इसमें ये बोलते हैं मैडम, एक जो सॉल्यूट है ना उनका अपना अलग ऑस्मोसिस होगा, जो सॉल्वेंट है उनका अपना अलग ऑस्मोसिस होगा। सॉल्वेंट वाले जो हैं वो यहाँ से वहाँ जाएंगे, वो लोग वहाँ से यहाँ आएंगे, ऐसा नहीं है। किसी एक ही चीज़ का मूवमेंट होगा, ये ध्यान रखना। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि किसका होगा। तो ये जो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है, ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आपको ये बताती है कि ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का होता है, सॉल्यूट का नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का होता है। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स किस तरफ ज़्यादा है, किस तरफ कम है, इस बारे में तो सोचना ही नहीं। तो इसलिए सॉल्यूट के हिसाब से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये सब नहीं देखना, दिस इज रॉन्ग। सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग देखो, तो सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग सॉल्वेंट लेफ्ट साइड यानी कि सोल्यूशन ए में ज़्यादा है और राइट साइड यानी कि सोल्यूशन बी में कम है। इसीलिए ऑस्मोसिस क्या होगी? 10 से 3 की तरफ होगी, यानी कि लेफ्ट टू राइट के तरफ होगी। सो इफ somebody would say you what is osmosis, तो osmosis is a movement of solvent particles from a region of higher concentration to a region of lower concentration। ठीक है, यानी कि ऑस्मोसिस क्या है? अगर मैं ऑस्मोसिस को डिफाइन करूँ तो ऑस्मोसिस इज अ मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ, किसका मूवमेंट? सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, इसके आगे मुझे कुछ शब्द लिखना है, उसके लिए मैं जगह छोड़ रही हूँ। फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ पे सॉल्वेंट की संख्या ज़्यादा है वहाँ से लेकर मूवमेंट कहाँ की तरफ होगा? उस जगह की तरफ होगा जहाँ पे सॉल्वेंट की क्वांटिटी, बोलो कैसी है? कम है। लेकिन एक्चुअली में जब आपको ऑस्मोसिस करनी होती है
ठीक है, जब आप चाहते हो कि दो चीज़ों के बीच में ऑस्मोसिस हो जाए। देखो डिफ्यूजन कैसा है, अगर मैं अभी परफ्यूम लगाती हूँ तो मेरी परफ्यूम की जो खुशबू है वो ऑटोमेटिकली दूर ट्रैवल करते हुए पहुँच जाएगी। हम उसके ट्रैवल करने को, डिफ्यूजन को हम रोक नहीं सकते, है ना, कि अरे नहीं तू वहाँ मत जाना। हाँ, ये बात अलग है कि मैं परफ्यूम यहाँ लगाती हूँ और एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 10 किलोमीटर दूर बैठे हुए इंसान को स्मेल आएगी, तो ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है। बट कुछ दूरी तक तो वो स्मेल अपने आप ट्रैवल कर जाएगी, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो हमसे परमिशन थोड़ी ना लेगी ट्रैवल करने से पहले। लेकिन अगर आप दो लोगों के बीच में ऑस्मोसिस कराना चाहते हो, और जैसे क्या होता है, घर में राजमा बनता है, चने की सब्जी बनती है, या लेट से कोई दूसरी चीज़ें बनती हैं, तो हमको वो चने राजमा पानी में भिगा के रखने पड़ते हैं ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, फिर उनको उबाल कर फिर उनकी सब्जी वगैरह बनाई जाती है। तो अगर राजमे को तुमने डब्बे में पैक करके रखा है तो क्या डब्बे में वो पैक हुए ऑटोमेटिकली भीग जाएगा क्या, फूल जाएगा क्या? नहीं होगा ना, आपको उसमें पानी में भिगोना पड़ेगा, पानी और चने को आपस में कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, तब वो चना भीगेगा। तो ऑस्मोसिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जिन दो लोगों के बीच में ऑस्मोसिस कराना चाह रहे हैं उनके बीच में कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है, कांटेक्ट होना चाहिए। तो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, भगवान के द्वारा दी गई, हमारी बॉडी, प्लांट के रूट्स, प्लांट की लीव्स, प्लांट के फ्रूट्स, प्लांट्स के सीड्स, इनके पास नेचुरली एक ऐसा मतलब मेम्ब्रेन होती है, जिस मेम्ब्रेन से ये लोग क्या करते हैं, जिस चीज़ में आप इनको डुबाना चाहते हो उनके साथ ये कांटेक्ट स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को पानी में डालो, क्या प्लास्टिक का साइज बढ़ जाएगा क्या? नहीं बढ़ेगा ना। फिर तो एक्चुअली में बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, एक मेम्ब्रेन लगाते हैं। इस मेम्ब्रेन को नाम दिया जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया जाता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं SPM। क्या लिखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में? SPM। देखो परमिएबल जो वर्ड होता है, अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी खोलेंगे आपको पता चलेगा कि परमिएबल का मतलब होता है अलाउ करना। परमिएबल का मतलब होता है अलाउ करना। दूसरा यहाँ जो वर्ड है सेमी, सेमी का मतलब होता है, बोलो क्या, कि पार्शियली अलाउ करना। जैसे अगर मैं कहूँगी ओनली बॉयज़ आर अलाउड, इसका मतलब लड़कियों को अलाउ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आधे लोगों को बुला रहे हैं, या आधों को एंट्री मिल रही है आधों को नहीं मिल रही, पार्शियलिटी कर रहे हैं। तो ये भी एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो अपने अंदर से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को इधर से उधर करना अलाउ करती है। अगर कोई सॉल्यूट का पार्टिकल्स इसके अंदर से गुजरने की कोशिश करता है तो वो अलाउ नहीं करती, बोलती है नो एंट्री। इसीलिए इसको बोला जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो कैसा है, जब हमारी जो बॉडी है, नेचुरली हमारी जो बॉडी है ये खुद एक मेम्ब्रेन है, हमारी स्किन एक मेम्ब्रेन है। प्लांट्स की लीव्स, प्लांट के रूट्स, प्लांट के फ्रूट्स के छिलके एक्सेट्रा आर नेचुरली मेम्ब्रेन, भगवान ने उनको बना के दिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर आप देखना कभी पानी में ज़्यादा देर तक काम कर लेते हो तो आपकी देखना उंगलियां देखी हैं तुमने कभी, उंगलियां कैसी हो जाती हैं अपनी पानी वाली बहुत देर वाली। तो ये नेचुरली हमारी बॉडी में मेम्ब्रेन है। बट अगर हम लोगों को लैब में आर्टिफिशियल चीज़ों के साथ मेम्ब्रेन, मतलब आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन चाहिए, तब हम क्या करेंगे, बनाई जाती है ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स भी। कैसे बनाई जाती हैं उस पर आप प्लीज़ फोकस मत करिए, वो आपका सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑस्मोसिस एक ऐसा मूवमेंट है सॉल्वेंट पार्टिकल का, ठीक है, जहाँ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। किसके थ्रू ऑस्मोसिस होती है? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। जैसे बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ध्यान से देखें। मानकर चलते हैं ये एक सेल है, सेल की जगह कुछ भी हो सकता है, चना भी तो एक सेल ही है यार, क्या बोलोगे, चलो ये सेल है। मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर, 1 है। अब मोलर वर्ड बोलूँगी तो तुम्हें समझेगा नहीं, बिकॉज अभी तुम छोटे हो, तुमको उतना आइडिया नहीं है ये सब चीज़ों का। खैर ये मान लेते हैं इसके आजू बाजू एक सल्यूशन है,
हमने एक सॉल्यूशन के अंदर इस सेल को डुबो दिया, ठीक है। सॉल्यूशन के जो कंसंट्रेशन है, जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमको कुछ अज्यूम करनी है। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमको क्या करनी है, कुछ अज्यूम करनी है। कितनी अज्यूम करें बताओ? चलो मैडम इसकी कंसंट्रेशन 4 ले लेते हैं। इसकी कंसंट्रेशन क्या ले लेते हैं? 4। ये मैं एक रैंडम नंबर्स ले रही हूँ और मैं कुछ नहीं ले रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमेशा ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगी बताओ? कहाँ से कहाँ होगी? ऑस्मोसिस हमेशा हायर से लोअर की तरफ होगी, ठीक है। तो होगा क्या, इस बाहर वाली जगह पर, ये ब्लू वाली जगह में जो भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो इस सेल के अंदर घुसना शुरू कर देंगे, है ना। ऑस्मोसिस का मतलब तो यही होता है, बराबर। और सोचो, जब तुम्हारे पास एक बलून होता है, बलून में जब तुम फू करके हवा डालते हो तो बलून क्या होता है? फूल जाता है। तो अगर सेल के अंदर कुछ सॉल्वेंट पार्टिकल्स एंट्री लेंगे, चलो सॉल्वेंट पार्टिकल्स बोल रहे हैं कि अंदर चलो अंदर चलो, तुम्हें नहीं लगता कि वो सेल भी फूल जाएगा, है ना। सेल फूल जाएगा क्योंकि उसके अंदर चीज़ें घुस रही हैं, है ना, क्योंकि उसके अंदर चीज़ें घुस रही हैं, है ना। अच्छा, यानी कि इसके अंदर सॉल्वेंट जाएगा। और बेसिकली मैंने कहा 9th क्लास में आपकी बुक के अंदर सॉल्वेंट का मतलब होता है वाटर। तो बेसिकली सेल के अंदर वाटर क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। वाटर एंटर कर रहा है। वाटर के एंटर करने की वजह से जो बेचारा सेल है, वो बेचारा सेल फुग्गे की जैसे बोलो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, है ना। तो ये इसको हम कहते हैं कि सेल क्या हो गया? स्वेलअप हो गया। तो सेल की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़। तो कोई भी चीज़ जिसके अंदर ऑस्मोसिस होती है, जिसके अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल्स आते हैं, अंदर आने की वजह से क्या होता है? वो फूल जाता है। जैसे आप चना भिगाते हो पानी में, राजमा भिगाते हो, तो जो चने और राजमा होते हैं वो सूखे होते हैं, ड्राई, गीले नहीं होते ना। अगर गीले वाले होंगे तो ख़राब हो जाएंगे। ड्राइड होते हैं ना, उनके अंदर वाटर कंटेंट नहीं होता, ज़ीरो होता है एकदम वाटर चने वगैरह के अंदर। जैसे ही आप उन्हें पानी में डालते हो, आपका चना देखता है ओ मेरे अंदर तो पानी नहीं है, ओ बाहर तो बहुत सारा पानी है, चलो ऑस्मोसिस करते हैं। तो बाहर का सारा पानी चने के अंदर घुसना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से चना फूल जाता है। समझ रहे हो? तो किचन में जो दाल चावल चना जो भी राजमा आप जो भी भिगाते हो वो फूल जाता है। वो क्यों फूलता है? इस ऑस्मोसिस की वजह से फूलता है, क्योंकि चने के अंदर या राजमा के अंदर ड्राइड रहते हैं, वो उनके अंदर कोई वो मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता, या होता भी है तो बहुत कम होता है। और जैसे ही उनको दिखता है कि अरे वाह बाहर के इसमें तो बहुत सारा मॉइस्चर है, तो वो वहाँ से क्या शुरू कर देते हैं? ऑस्मोसिस शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं सेल का क्या होना? स्वेलअप हो जाना। या फिर आप ये वर्ड्स भी पढ़ सकते हो कल को किसी MCQ क्वेश्चन में, इन्फ्लेटेड, है ना, चना फूलना, चना इन्फ्लेटेड होना, टर्जिड होना। ये तीनों ही वर्ड्स का सेम मीनिंग रहेगा, ठीक है, कि ऑस्मोसिस क्या हुई है? बाहर से अंदर की तरफ हुई है, राइट, बराबर। बाहर से क्या हुई है? अंदर की तरफ हुई है, ठीक है। अच्छा, और ज़्यादा ऑस्मोसिस नहीं होनी चाहिए। अगर ऑस्मोसिस होती रहेगी जैसे फुग्गा है, तुम फुग्गे में हवा भरते रहोगे भरते रहोगे भरते रहोगे भरते रहोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? फट नहीं जाएगा, एक लिमिट आएगी। तो इसीलिए ऑस्मोसिस ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। खैर, अब एक और सिचुएशन पे अपन डिस्कशन करते हैं। चलो आ जाओ, इस सिचुएशन पे डिस्कशन करो। अब मान के चलिए आपके पास जो एक सेल है, सेल की कंसंट्रेशन है 4। सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो बोलो कितनी है? 4, ठीक है। और सेल के बाहर वो जो ब्लू ब्लू कलर का मैंने बनाया है, मान लो वहाँ कंसंट्रेशन है 1। अब बताओ कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है? मैडम अभी तो कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है। ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगी? ऑस्मोसिस हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ ही होगी, ज़्यादा सॉल्वेंट पार्टिकल से कम वाले सॉल्वेंट पार्टिकल्स की तरफ। तो बेसिकली यहाँ होगी ऐसे। तो क्या होगा कि सेल के अंदर में जो पानी है, सेल के अंदर में जो पानी है, ठीक है, वो पानी क्या हो रहा है? बेसिकली बाहर आ रहा है। वो पानी क्या हो रहा है? बेसिकली बाहर आ रहा है। जैसे मान लेते एक फुग्गा है, फुग्गे में कहीं छेद हो गया तो पानी कैसा उसके अंदर? पाइप है, फुग्गा तो नहीं, पाइप में अगर कहीं छेद हो गया तो देखा है पानी वहाँ से लीक होता रहता है, ये वही होगा।
कि जो सेल है, सेल के अंदर का पानी निकल निकल के कहाँ आ रहा है, आपके बाहर आ रहा है। कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो तुम खुद सोचो, अगर एक फुग्गा है, मस्त फूला हुआ है, तुम उसके अंदर से, जैसे टायर होता है, टायर अच्छा है, मस्त फूला हुआ है, तुम अगर उसकी हवा निकालोगे तो टायर कैसा हो जाता है, फुस, है ना, कैसा हो जाता है, पिचक जाता है, राइट। हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे इसको, पिचक गया, बराबर। अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास क्या कहते हैं उसको, क्या मेरे को याद नहीं आ रहा है, खैर जान दो, ओवर टायर का एग्जांपल ले लेते हैं, पिचक जाता है क्योंकि आपने उसके अंदर की हवा निकाल दी। तो जब तक उस सेल के अंदर पानी था, मस्त फूला हुआ था, तरजित था, लेकिन जैसे जैसे ऑस्मोसिस हो रही है, उसके अंदर का पानी निकल निकल कर बाहर आ रहा है, और क्योंकि पानी बाहर निकल निकल कर आ रहा है, तो बेचारा स्वेल भी क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। सेल भी क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। सेल भी क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, है ना, बराबर। इसको हम लोग बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं श्रिंक होना। श्रिंक का मतलब हिंदी में होता है सिकुड़ना, ठीक है। सिकुड़ना मतलब कोई भी, जैसे अगर आपको ठंड लगती है तो आप कैसे अपनी पूरी बॉडी को ऐसा छोटा सा करके बैठ जाते हो। देखना डॉगी लोगों को देखना, ठंडी के मौसम में खुद की बॉडी को राउंड करके बैठ जाते हैं, दैट इज बेसिकली सिकुड़ना। तो सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अब सेल कहाँ कहाँ होते हैं, सेल प्लांट्स के अंदर भी होते हैं, सेल हमारे अंदर भी होते हैं, मतलब एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। तो अगर कभी मान के चलते हैं किसी प्लांट सेल के अंदर ये सेल सिकुड़ गया, किसी प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर ये पर्टिकुलर सेल सिकुड़ गया, ठीक है, ये पर्टिकुलर सेल क्या हो गया, सिकुड़ गया। अब तुम बोलोगे मैडम क्यों सिकुड़ा, अब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं यार, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, है ना। आप जैसे मान लेते हैं आप पानी कम पीते हो, तो आपकी खून में पानी से पानी इच नहीं है, फिर और आपके सेल के पास पानी है, तो क्या होगा, आपके सेल के अंदर का पानी निकल निकल के आपके खून में आने लगेगा। तो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं कि सेल के अंदर ज़्यादा पानी है, बाहर हमारे ब्लड के अंदर कम पानी है ना। इसीलिए कहते हैं पानी पीना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके सेल क्या होंगे, सिकुड़ जाएंगे, मर जाएंगे। तो कल को अगर यही श्रिंक होने वाली प्रोसेस किसी प्लांट के अंदर होती है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एमसीक्यू के रिस्पेक्ट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मोलिसिस। तो पता होना चाहिए कि प्लाज्मोलिसिस होता क्या है। और अगर यही चीज़ आपके एनिमल सेल के अंदर हो रही है, ठीक है, तो इसी सेम प्रोसेस को लेकिन एनिमल सेल के अंदर एक दूसरा नाम दिया जाता है, दैट इज बेसिकली नोन एज क्रीनेटेड, ठीक है, दैट इज नोन एज क्रीनेटेड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रीनेटेड। श्रिंक होना मतलब सिकुड़ना, प्लाज्मोलिसिस मतलब अगर प्लांट सेल के अंदर सिकुड़ रहा है देन इट इज प्लाज्मोलिसिस, अगर एनिमल सेल के अंदर सिकुड़ रहा है देन इट विल बी नोन एज व्हाट, क्रीनेटेड। अच्छा तुम बोलोगे मैडम फूलने का भी कोई आप नाम बताओ ना, कि एनिमल सेल के अंदर फूलना और प्लांट सेल के अंदर फूलना। तो देखो अगेन जैसे मैंने क्या वर्ड यहाँ पे यूज़ किए, स्वेल अप। स्वेल अप का मतलब क्या होता है, फूलना। अगर कभी आपका सेल फूल गया है, ठीक है, एकदम फूल सकता है भैया, एकदम फूल सकता है, सेल भी एकदम फूल सकता है। अगर किसी एनिमल सेल के अंदर में ये फूलने वाला काम हुआ है, ठीक है, बराबर, तो उसको हम लोग कहते हैं हीमोलाइज्ड। उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, हीमोलाइज्ड। क्या कहते हैं इसको हम लोग, हीमोलाइज्ड, बराबर। उसे हम लोग क्या कहते हैं, हीमोलाइज्ड, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हीमोलाइज्ड। और स्पेसिफिकली कौन से एनिमल सेल की बात की जा रही है, हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी होती है ना, उन आरबीसीज की बेसिकली बात की जा रही है, ठीक है। तो सिकुड़ना एनिमल सेल के अंदर इज नोन एज क्रीनेटेड, और फूल जाना इज बेसिकली नोन एज हीमोलाइज्ड हो जाना। हो गई, मतलब क्या ये वर्ड समझ में आ रहा है कि ऑस्मोसिस की वजह से सेल फूलता कब है, सेल सिकुड़ता कब है, क्या ये चीज़ें क्लियर हैं? ओके, चलो एक और चीज़ में आते हैं, एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं। मान लेते हैं सेल की कंसंट्रेशन है 1, और जो सेल के बाहर का माहौल है वहाँ पे भी कंसंट्रेशन बोलो कितनी है, 1। दोनों कंसंट्रेशन बोलो कितनी है, 1, है ना। अब ऐसे में मैडम आपको क्या लगता है, ऑस्मोसिस होगी? नहीं, ऑस्मोसिस तभी होती है जब आपके इसमें डिफरेंस इन कंसंट्रेशन हो।
यहाँ तो क्योंकि दोनों तरफ क्या है बोलो आप लोगों का, सेम कंसंट्रेशन है ना, तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगी। तो अगर मान के चलें सेल का कंसंट्रेशन भी वही है जो उसके बाहर के सोल्यूशन का है, तो उसको हम लोग कहेंगे नो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तभी होगा जब आप लोगों का सेल का कंसंट्रेशन एक तरफ कम होगा और एक तरफ बोलो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो इज इट क्लियर कि कब सेल फूलता है, कब सेल सिकुड़ता है, कब क्या होता है। यही छोटा सा टॉपिक हम लोगों का बायोलॉजी में बाकी रह गया था। ठीक है, अच्छा इसमें बस एक बात मेरी और थोड़ी सी ध्यान रखना, ये पॉइंट कि जो ऑस्मोसिस होता है ना, ये ऑस्मोसिस बेसिकली एक मैकेनिकल प्रोसेस है। ऑस्मोसिस एक कैसी प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, अपने आप हो जाती है। पहला पॉइंट तो ध्यान रखेंगे, ये कैसी प्रोसेस है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, ये पहले आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी ना तो यूज़ होती है, ठीक है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, ना तो इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी यूज़ करनी पड़ रही है, ना यहाँ पे किसी भी प्रकार की एनर्जी रिलीज हो रही है। जैसे कई बार होता है, अगर आपको मान लेते हैं मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करना है तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी तभी आप यूज़ कर पाओगे। अगर मान लेके चलते हैं आपने पंखा ऑन किया तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, पंखा चलने लगा तो रिटर्न में आपको क्या देता है, विंड एनर्जी देता है। तो जब भी कोई प्रोसेस होती है उसमें कभी कभी हमें एनर्जी या तो देनी पड़ती है या तो हमको एनर्जी मिलती है। बट डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब 3 वर्ड्स हैं, उन 3 वर्ड्स को हम लोग समझते हैं और इस क्लास को फिर अभी यहाँ पे ओवर करते हैं। जब आपने केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ा था वहाँ पे आपने 3 प्रकार के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अगर मैं सॉल्यूशन को कि यहाँ पे मतलब केमिस्ट्री की क्लास को छोड़ दूँ, अगर आज की बायोलॉजी की क्लास के अकॉर्डिंग ये जो ऑस्मोसिस नामक प्रोसेस है, इस ऑस्मोसिस नामक प्रोसेस के हिसाब से अगर मैं इसको क्लासीफाई करूँ, ठीक है, इस ऑस्मोसिस नामक प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको क्लासीफाई करूँ तो ऑस्मोसिस नामक प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये वाली जो चीज़ है ये 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई की जाती है। सॉल्यूशंस को ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। अब इसमें मैं जानती हूँ किसी स्टूडेंट का ये डाउट आएगा, मैडम तो सॉल्यूशन के क्या फिर इतने सारे क्लासिफिकेशन होंगे? बिल्कुल, जब आप बड़े हो जाओगे कुछ दूसरे चैप्टर्स पढ़ोगे वहाँ कोई नए टाइप के सॉल्यूशंस बन सकते हैं। हर चैप्टर का में किसी ना किसी प्रोसेस या किसी ना किसी चीज़ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस को आप अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हो। तो अभी हम लोग ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहली कैटेगरी होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। पहली कैटेगरी होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। दूसरी कैटेगरी होती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है, और तीसरी कैटेगरी होती है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। बराबर, ये तीसरी कैटेगरी होती है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। एक शब्द है, इन शब्दों के मतलब गांठ बांध लो, चाहे आप बायोलॉजी पढ़ो, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ो या चाहे आप कुछ भी पढ़ो, इनके मतलब कभी चेंज नहीं होंगे। और वो क्या है? द वर्ड हाइपो। हाइपो वर्ड का मतलब होता है कम, ठीक है। हाइपर वर्ड का मतलब होता है ज़्यादा और आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम या फिर इक्वल, जो भी आपको रखना है, ठीक है, आपको जो भी पसंद है वो आप वो वर्ड रख लीजिए। तो बेसिकली मैंने क्या कहा, ऑस्मोसिस कब होती है? जब कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है, एक की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और एक की कंसंट्रेशन कम होती है, बराबर तभी होती है ना ऑस्मोसिस। तो जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है ना, ऑब्वियस है कि एक की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और एक की कंसंट्रेशन कम होगी। तो जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है
ठीक है, हैविंग लो कंसंट्रेशन, जिस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है, उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। और जिसकी ज़्यादा होती है कंसंट्रेशन, ठीक है, उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक। और जब दो लोगों की कंसंट्रेशन, जो मैंने लास्ट केस बताया था, दोनों का 1:1 हो गया था, तो जब दो लोगों का कंसंट्रेशन सेम हो जाता है तो उसको हम लोग आइसोटोनिक कहते हैं। सो इन दिस वे वी हैव कैटेगराइज्ड द सॉल्यूशन इनटू 3 कैटेगरीज, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। ये टोटल 3 कैटेगरीज में तुमने उसको कैटेगराइज कर लिया। एक बात याद रखना, ये जो वर्ड होता है ना, कम, ज़्यादा, अच्छा, बुरा, है ना, ये हमेशा रिलेटिव वर्ड्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं कहती हूँ अरे यार मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्यों मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आए, पास तो हो गई मैं, क्योंकि हो सकता है कि जो मेरा कोई दोस्त वगैरह हो उसको मेरे से ज़्यादा अच्छे आ गए हो। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, राइट, क्या रही यार देख देख, है ना, मेरे को कम आए तुझे ज़्यादा आए। तो ये कम ज़्यादा वाला जो वर्ड होता है ये हमेशा कंपैरिजन वाला होता है। जैसे मान लेते हैं मुझे 70 आए और मान लेते हैं एक राम नामक लड़का है उसको 90 आए, तो हम क्या बोलेंगे कि राम को ज़्यादा है और मुझको कम है। तो तुमने क्या बोला, मैडम आप कौन हो, आप हाइपोटोनिक हो। अच्छा, बट क्या मेरे ऊपर कोई ठप्पा लग गया स्टैम्प गवर्नमेंट का कि मैं हाइपोटोनिक हूँ? नहीं, कोई ठप्पा नहीं लगा मुझ पर। फिर कैसे, क्यों, मान लेते कोई ऐसा लड़का या लड़की भी तो हो सकता है जिसको 40 आए हो, तो उस 40 और 70 का अगर तुम कंपैरिजन करोगे तो फिर तो मेरे को ज़्यादा है, तो मैं क्या बन जाऊंगी फिर, तब मैं हाइपरटोनिक बन जाऊंगी। तो ये जो वर्ड होते हैं हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये हमेशा रिलेटिव वर्ड्स होते हैं। इनका कभी भी इनका अलोन एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे मैं बोलूँगी 70 मार्क्स कम आए हैं, अरे भाई किसके रिस्पेक्ट में कम आए। तो ये जो वर्ड्स होते हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, दीज आर द रिलेटिव वर्ड्स, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे हम लोगों का ये जो टॉपिक है ऑस्मोसिस, ये ख़त्म होता है, वी आर डन विथ इट। अभी आप ऑस्मोसिस को अपने घर पे देख सकते हो। आप अपने घरों में जैसे बादाम भिगा के खाओ, देखना बादाम सॉफ्ट हो जाएगा। आप चना, राजमा भिगा लो तो राजमा फूल जाएगा, है ना। फिर आप कुछ भी करके देख सकते हो, बराबर। तो ऐसा होता है, ये वाली चीज़ें आपकी होती हैं। तो जब कोई चीज़ फूल जाती है तो उसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है फूल जाने को, ठीक है। बायोलॉजी में ये वर्ड आपका यूज़ किया जाता है, दैट वर्ड इज एंडो ऑस्मोसिस। रुको यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग, फूलने वाली प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एंडो ऑस्मोसिस, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कभी आपका वो सिकुड़ गया, अगर आपने उसके कम कंसंट्रेशन में भरा है, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। क्लियर है वाली चीज़, ओके। सो वी आर डन विद दिस वर्ड एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों का ये प्रोसेस ख़त्म होता है और ये चैप्टर भी। अब इसमें एनसीईआरटी आप ओपन करिएगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है एक्सरसाइज में एक पोटैटो वाला, वो इस वीडियो को देखने के बाद अटेम्प्ट करना। वैसे तो कल मैं वो क्वेश्चन करा कर दूंगी, समझा कर दूंगी, बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू कि पहले आप उसको एक बार करके देखो खुद से। कल हम लोग उस क्वेश्चन का, पोटैटो वाले क्वेश्चन का एक बार कल डिस्कशन कर लेंगे। एक पोटैटो वाला क्वेश्चन है और एक अनियन पील वाला आई थिंक ये क्वेश्चन है। ऐसे 2-3 ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन से रिलेटेड 1-2 कोई क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग कल डिस्कशन कर लेते हैं। और फिर उसके बाद कल हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कम्प्लीटली ओवर। हो तो आज ही चुका है, बट थोड़े बहुत तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं डिस्कशन करने लायक, उनको कर लेते हैं। फिर इस चैप्टर को हम लोग ऑफिशियली क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग परसों के दिन से एक नया बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, दैट विल बी व्हाट, टिश्यूज, ठीक है। फिलहाल इस क्लास को